नमस्कार। आज हम लोगों की यात्रा गुजरात से शुरू होगी। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र, राजकोट जिला, गांव पैनली, उसमें लोहानी जात के लोग रहा करते थे और उसी में से एक घर प्रेमजी भाई का था। प्रेमजी भाई कुछ नाम सुना सुना लग रहा होगा। आप लोग जानते हैं, भारतीय उद्योगपति अजीत प्रेमजी नाम, ये भी वहीं के रहा करते थे। तो मैं अजीत प्रेमजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेमजी भाई की बात कर रहा हूं, दूसरे थे। अब प्रेमजी भाई के लड़के का नाम था पुंजालाल। अच्छा, ये लोग क्या करते थे? मछली का व्यापार करते थे। आप लोग जानते हैं, गुजरात समुद्र के किनारे है और बहुत सारी मछलियां पड़ी हुई समुद्र में। तो ये लोग मछली मारते थे, मछली कारोबार करते थे, खूब पैसा कमाते थे। तो पैसा के क्षेत्र में तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन दिक्कत ये है कि लोहानी जात के लोग शुद्ध रूप से शाकाहारी होते हैं वहां, और वो लोहानी जात के लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं मछली या मांसाहार का कारोबार करते थे, जिससे गांव वाले काफी नफरत करते थे। खैर, उसकी चिंता बहुत ज्यादा पुंजालाल नहीं किए। खूब कारोबार ये आदमी किया, खूब पैसा कमाया। मछली जानते ही हैं, फ्री मिल रही है, बिक रही काफी पैसों में। जब इनके पास काफी पैसा हो गया तो ये सोचे कि यहां हमको सम्मान नहीं देते हमारी जात के लोग, जबकि खाने की औकात नहीं है, हम लोग तो करोड़पति हैं। तो इन्होंने क्या किया, पैसा लगा करके कराची में भी अपना जमीन खरीद लिया, वहां भी बढ़िया मकान बनवा लिया। तो कराची में भी रहने लगे और जो पहले गुजरात में रहते थे पैनली गांव में, वहां भी रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे क्या देखते हैं कि हमारा जो मूल स्थान है वहां हम असहज महसूस कर रहे हैं। तब वो क्या किए, कराची में ही रहने लगे। कराची में ही नहीं रहने लगे, बल्कि इन लोगों ने इतना अपमानित किया। नतीजा क्या होता है कि जो पुंजालाल है, अपना धर्म ही वो आदि बदल दिया, नाम रख लिया पुंजा जिन्ना। पुंजा जिन्ना। अब पुंजा जिन्ना के लड़के का नाम ही है जिन्ना, वहीं पर जिन्नावादी पैदा हुआ। जिन्ना पैदा हुआ कि जिन्न पैदा हुआ, हम लोग देखते हैं अभी। चूंकि पैसा काफी था पुंजालाल के पास, तो इस बच्चे को लंदन पढ़ाते हैं। जब लंदन भेज दिए, आप जानते हैं कि अनायास पैसा आ रहा था, जायज नाजायज पैसा आ रहा था। हुआ क्या, ये लंदन में अय्यासी करने लगा। इतना अय्यासी, कहा जाता है कि ये सुअर का मांस भी खाता था और भैंसा भी खाता था। नमाज वमाज कुछ पढ़ता ही नहीं था, दूर दूर तक नमाज से, कुरान से कोई लेना देना नहीं था। जब ये व्यक्ति कानून की डिग्री प्राप्त कर लिया लंदन में, अब क्या है, उसको भारत आकर के काम करना था। अच्छा, उसी दौरान क्या हुआ, जब यह लड़का पढ़ने गया लंदन, तो उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। बाद में चल करके आदमी अपने मित्र की बेटी को ही भगा ले गया। बहुत लोग नाराज हो गए, बहुत दुष्ट है ये, तो कैसा गंदा गंदा काम करता है। उस समय व्यक्ति क्या था, 40 साल का हो गया था, और जिस लड़की को भगाया था 16 साल की थी। तो जितने नात रिश्तेदार थे सब नाराज हो गए। जब ये शादी किया तो कोई रिश्तेदार नहीं गया। एक तो रिश्तेदार बच्चे भी बहुत कम थे, जो बचे थे वो भी नहीं गए इसके साथ। बहुत दुष्ट है, बहुत गलत काम किया। खैर, जो भी हो, ये व्यक्ति यहाँ पर आकर के सोचा कि हमको राजनीति करना है, वकालत से हमको आगे बढ़ना है। तो होता क्या है कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन कर देता है। बंगाल का विभाजन क्यों किया? बंगाल में हमारे जो क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो फूट डालने के लिए कर्जन ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। इस बंगाल का विभाजन बिल्कुल भारतीयों को पसंद नहीं था, तो हिंदू मुसलमान दोनों वर्गों ने मिल करके इस विभाजन का विरोध किया कि विभाजन नहीं होना चाहिए, विभाजन रद्द होना चाहिए। एट लास्ट 1912 में बंगाल विभाजन
हार्डिंग द्वारा रद्द भी किया जाता है। लेकिन मैं बता दूं, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम मिल करके विरोध कर रहे थे इस विभाजन का, उसी समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। समीउल्लाह खां, आगा खां, मोहसिन मुल्क मिल करके करते हैं। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये थोड़े से मुस्लिम वो नहीं थे, कौन, जो हिंदू मुस्लिम मिलकर के बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, बल्कि ये थोड़े से वो मुस्लिम थे जो बंगाल के विभाजन का न सिर्फ समर्थन कर रहे थे, बल्कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी चाहते थे। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। अंग्रेज समझ गए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सबसे बढ़िया मौका है, फूट डालो और राज करो। तो मार्लो मिंटो, जिसको सुधार कहते हैं, 1909 का अधिनियम पारित करते हैं। ये पहला सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिनियम था, यानी मुसलमानों को सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 के अधिनियम में दिया गया। ये भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं। होता क्या है कि 1913 घटना है, क्या है कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा जिन्ना से कि आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाइए। हालांकि कहते तो पहले से थे, लेकिन 1913 में काफी जोर डालते हैं, तो जिन्ना क्या है तैयार हो जाते हैं और मुस्लिम लीग में जाकर के शामिल हो जाते हैं। लेकिन जिन्ना ने क्या कहा, उस समय कहा कि बेटा पहले तुम सब भारतीय हो, उसके बाद मुसलमान हो। लेकिन ये तो दिखावा था। क्यों दिखावा था? क्योंकि कांग्रेस का भी समर्थन चाहते थे, मुस्लिम लीग का भी समर्थन चाहते थे, हिंदू का समर्थन चाहते थे, मुसलमान का समर्थन चाहते थे। अगर ये बात उनके अंदर थी कि बेटा पहले तुम भारतीय हो उसके बाद मुसलमान हो, तो पाकिस्तान अलग मांग न करते। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा छवि प्रस्तुत करना चाहते थे जो पूरी तरीके से राजनीति की था। गांधी जी जब भारत आते हैं, 9 जनवरी 1915 की घटना है। भारत में आंदोलन के लिए ही वो आए थे और आंदोलन धीरे धीरे क्या करते हैं, वो चलाना शुरू करते हैं। उधर क्या होता है, नरम दल गरम दल दो ध्रुव बट गया था। 1907 में सूरत की विभाजन थे, वो जो बटा हुआ था। 1907 में तिलक चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, जबकि नरमपंथी चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने। और इस तरीके से क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। चूंकि नरमपंथियों की संख्या ज्यादा थी, तो सूरत में जो अध्यक्ष बनते हैं वो नरम दल के बनते हैं। नतीजा क्या हुआ, गरम दल वाले नाराज हो गए, उसी मारपीट किए, तो वहीं से विभाजन हो जाता है। ये भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, वो सूरत में हुआ था। वहीं से नरम दल गरम दल बढ़ जाते हैं। और हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई थी। 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की मांग की और मिल भी गया था। और इस तरीके से भारत में 3 गुट बच गए, नरम गुट, गरम गुट और मुस्लिम लीग एक अलग ही गुट बन गया, 3 गुट बन गया। लेकिन नरम दल गरम दल जो बटा था, उसके पहले जिम्मेदार कौन था? इसके लिए जिम्मेदार तिलक थे। तो तिलक जी ने सोचा कि नरम दल गरम दल को हम लोगों को साथ आना होगा, मुस्लिम लीग को साथ आना होगा, तभी जाके अंग्रेजों का हम विरोध कर सकते हैं। तो एनी बेसेंट के सहयोग से नरम दल गरम दल को साथ लाते हैं। जब जिन्ना से बात करते हैं कि मुस्लिम लीग भी साथ आ जाए, साथ मिल करके हम लोग विरोध करते हैं, साथ मिल करके हम लोग अधिवेशन करते हैं लखनऊ में, तो जिन्ना ने शर्त रखा, मुस्लिम लीग ने शर्त रखा, क्या? कांग्रेस पहले मुस्लिम लीग को मान्यता दे। और क्या शर्त रखा? जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, कांग्रेस मान्यता नहीं दे रही है, कांग्रेस भी मान्यता दे। तो याद रखिएगा, 1916 में ही कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग की मान्यता दी। कई बार यह कहा जाता है, क्या बंगाल, वो समाचारों, पाकिस्तान के जो बंटवारा हुआ, पाकिस्तान जो बना, उसकी नींव तो 1916 में ही पड़ गई थी। ये कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं। खैर, अंग्रेजों की चाल थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। यहां 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता, अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो मुस्लिम लीग, नरम दल गरम दल तीनों एक साथ आते हैं। खैर, वो एक साथ आए, फिर लंबे समय तक नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते उसको देखते हैं।
अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और उसमें क्या था, अंग्रेजों ने लगभग पूरे विश्व पर साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य था, तुर्की के खलीफा को वहां से हटा देते हैं, जिससे क्या हुआ, विश्व के मुसलमान नाराज हो गए, क्योंकि विश्व के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे और खलीफा को उतार दिया था अंग्रेजों ने। तो विश्व के मुसलमान विरोध करना चाह रहे थे, किसका, अंग्रेजों का। भारत में भी मुसलमान अंग्रेजों का विरोध करना चाह रहे थे। विरोध के लिए दिल्ली से अली बंधु, अली बंधु कौन, मोहम्मद अली शौकत अली संपर्क करते हैं, किसके, किससे संपर्क करते हैं, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी उस समय इलाहाबादी थे। जो ही संपर्क करते हैं जिन्ना नाराज हो जाते हैं। क्यों, जिन्ना ने सोचा कि हमसे संपर्क करना चाहिए, लेकिन वो तो गांधी संपर्क किए। खैर वो लोग समझते थे गांधी जी सबसे बढ़िया ही नेतृत्व कर सकते हैं। तो यहां से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है और गांधी जी भी 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन अपना छेड़ देते हैं। फिर और क्या होता है, जो ये आंदोलन छेड़ते हैं तो जिन्ना की दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, किससे, कांग्रेस से। हालांकि मनाने की बहुत कोशिश किया गया। सरोजिनी नायडू ने कहा था क्या, कि जिन्ना जो है हिंदू मुस्लिम एकता के क्या है, देवदूत हैं। कितना हो देवदूत कहा गया। वो समझ गए कि अब हमारा कांग्रेस में स्थान नहीं है। जब गांधी जी के साथ लाखों करोड़ों की भीड़ हो गई तो जिन्ना को नागवारा गुजरा। अब वो समझ गए कांग्रेस मेरा स्थान नहीं है। अब हमको यूरिया डाई जो भी डालना है, कहाँ डालना है, हमको मुस्लिम लीग में डालना है। सांप्रदायिकता का प्रचार प्रसार करने लगे और उसको बढ़ाने लगे, मुसलमानों को भड़काने लगे। ये मुसलमान वास्तव में नहीं था, लेकिन किस प्रकार से मुसलमानों का शोषण किया, देश को कैसे बर्बाद करता, हम लोग देखते हैं आगे। इस तरीके से क्या होता है, साइमन कमीशन का आगे गठन करते अंग्रेज। साइमन कमीशन जो 1919 का अधिनियम बना था उसी की जांच के लिए कि कितना सही है भारत के लिए, कितना गलत है। जो गलत है उसको हटा दिया जाएगा, जो सही है उसको लागू कर दिया जाएगा। परंतु साइमन कमीशन में टोटल अंग्रेज थे, लंदन वाले 7 सदस्य था। 1927 में गठन हुआ था, 1928 में भारत आता है और यहां पर विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया, क्योंकि टोटल सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। लागू कहां होना है, भारत पर। तो क्या समझते हैं भारत के लोगों का, इसलिए विरोध हुआ। तो ब्रेकन हेडन चैलेंज करता है क्या, कि तुम सब अपना संविधान नहीं बना सकते। इस चैलेंज को कांग्रेस स्वीकार करती है और 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश कर देती है, लो हमारा संविधान। जिन्ना क्या करता है ये आदमी, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री कार्यक्रम पेश कर दिया। ब्रेकन हेडन ने कहा, देखे तुम सब अपना संविधान नहीं बना सकते, अपने लिए व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए बनाने दो। तब जाकर के 1935 का अधिनियम लागू होता है और उसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। आगे हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है 2 सितंबर 1939 से। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन की हालत थी वो बहुत खराब होती चली जा रही थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ध्रुव राष्ट्र बड़े मजबूत हो रहे थे। ध्रुव राष्ट्र का मतलब क्या हुआ, इटली, जर्मनी और जापान। ब्रिटेन ने क्या किया कि जो भारत की सेना थी 25 लाख, बिना भारत के सरकार से पूछे, बिना कांग्रेसियों से पूछे, बिना प्रांतीय सरकारों से पूछे उसको झोंक दिया। तो कांग्रेसी नाराज हो गए और ये प्रांतों से रिजाइन दे देते हैं कि बिना हम लोगों से पूछे हमारी सेना को झोंक दिया गया। जिन्ना ये आदमी खुश हो गया और 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस के रूप में इसने मनाया। ये भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं, मुक्ति दिवस कब मनाया गया, 22 दिसंबर 1939। अब जिन्ना सक्रिय रूप से आ गया, समझ गया कांग्रेस में तो बिल्कुल स्थान दूर दूर तक नहीं। अब हमको नेता, महत्वाकांक्षा बर्बाद कर देती बहुत सी चीजों को, ये महत्वाकांक्षा ही बर्बाद किया। देखिए कैसे 1940 घटना है, मुस्लिम लीग का सेशन बुलाया जाता है लाहौर में और वहां स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग को रख दिया जाता है, अब अलग पाकिस्तान होगा। और 1941 में जिन्ना ने एक पत्र निकाला
जिसका नाम था डॉन। नाम से ही समझ सकते कितना खतरनाक है डॉन। किसके लिए है? अलग पाकिस्तान की मांग के लिए, मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए, खून खराबा करने के लिए। क्यों? मेरी महत्वाकांक्षा है, मैं नेता बनना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं मेरी ताकत क्या है। उसको मुसलमानों का हित नहीं था, उसको हित क्या था? अपना हित था। वो देश का तो बर्बाद किया ही, अपना जीवन भी बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया उसको हम लोग देखेंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो विश्व का दबाव पड़ने लगा ब्रिटेन के ऊपर, जल्दी जल्दी आश्वासन दो भारतीयों को कुछ, ताकि भारत के लोग साथ रहें, भारत की सेना साथ रहे। कहीं बगावत कर दिया वहां की सेना, वहां के लोग, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। अब यहां पर क्रिप्स मिशन भेजता है। उस समय वहां का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल था। क्या करता है? क्रिप्स मिशन भेजता है। और क्रिप्स मिशन में कहा गया क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा तो भारत के लोग अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। आजादी की बात कहीं नहीं किया था। भारत वालों ने क्या कहा, अब हम अपना संविधान नहीं, पूरी की पूरी आजादी ही चाहते हैं। जब हम अपना देश आजाद करा लेंगे तो अपना संविधान तो स्वयं बना लेंगे। मुस्लिम लीग ने क्या कहा, जिन्ना ने क्या कहा कि बांटो और जाओ, एकदम बांटने की बात कर दिया। गांधी जी ने क्या कहा कि भारत का बंटवारा मेरी लाश के ऊपर होगा, मैं भारत का बंटवारा नहीं होने दूंगा। जिन्ना को बहुत गुस्सा आया। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए क्या करता है, 16 अगस्त 1946 के दिन डॉन में प्रकाशित करवाता है क्या, कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किया जाएगा, सीधे काटा जाएगा हिंदुओं को। कैसे नहीं देंगे हमको पाकिस्तान, कैसे नहीं विभाजन करेंगे। नतीजा ये होता है क्या कि 16 अगस्त का दिन क्यों चुना, क्योंकि 16 अगस्त का दिन जुमे का दिन होता है। जुमे के दिन मुसलमान मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं। उसका क्या किया जाएगा, उसका ऐसे उपयोग किया जाएगा काटने में हिंदुओं को। तो बंगाल का जो सीएम था उसका नाम था सोहरावर्दी, तत्काल 30,000 मुसलमानों को लेकर के निकल लिया। फिर मुसलमान जुड़ते गए 30,000 मुसलमानों को लेकर निकल लिया। और 1 लाख हिंदुओं को तत्काल अरेस्ट करा लेता है। 10,000 तो तत्काल कटवा दिया और 50,000 को मुसलमान बनवा देता है। और ये क्रम आगे जारी रखा, एकदम तहस नहस कर दिया। फिर हिंदू मुसलमानों काटने लगे, मुसलमान हिंदू काट रहे हैं। बहुत बड़ा नरसंहार चालू हो गया। गांधी जी परेशान हो गए। इतना परेशान हो गए तो नोआखाली जाते। सबसे बड़ा विभत्स स्वरूप नोआखाली था। माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसको ने कहा कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को इज्जत हिंदू मुसलमान दोनों करते थे, वैसे ही जैसे आज के युग में अब्दुल कलाम साहब का सम्मान जितना मुसलमान करता है, उससे कहीं नहीं ज्यादा हिंदू भी करता है। ऐसे ही गांधी जी की छवि थी। तो क्या हुआ, हिंदू मुसलमान वहां हटने लगे तो माउंटबेटन ने 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा, परंतु ये लंबे समय तक नहीं चल सका। और नतीजा क्या हुआ, नरसंहार होता ही रहा। जब गांधी जी को समझ गया कि महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है आदमी, तो गांधी जी ने कहा, आप कायदे आजम हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा, आप कायदे के आदमी हैं, आप कायदे आजम हैं। आप ऐसा करिए, देश का बंटवारा मत करिए, देश का सत्यानाश मत करिए, हिंदू मुसलमान का सत्यानाश मत करिए। आपकी अपनी महत्वाकांक्षा है तो क्या पूरे भारत का आप प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन जिन्ना को पता था जो ही इलेक्शन होगा, जो मैंने आग उगला है, फिर मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी, समझदार था, चालाक था, महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती। और एट लास्ट में क्या, नरसंहार को जारी रखवाता है। और गांधी जी को पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि अब ये मानने वाला नहीं है। उस नरसंहार को देख करके गांधी जी को कहना पड़ा, अब मैं भी विभाजन ही चाहता हूं, मुझसे नहीं देखा जा रहा है। एकदम राक्षस है ये, मानो तो है ही नहीं है, मुसलमान है ही नहीं है। मुसलमान कौन है? जो मुसल्लम ईमानदार हो। ये तो राक्षस है, दुष्ट है।
अब हमको भारत के लोगों की चिंता है, भारत में रहने वाले हिंदू को चिंता है, भारत में रहने वाले मुसलमान की चिंता है, भारत में रहने वाले सभी लोगों की चिंता है। जब बंटवारा हो जाएगा तो नरसंहार रुक जाएगा, तो हिंदू भी खुश रहेंगे, मुसलमान भी खुश रहेंगे, जैसे रहे वैसे खुश रहें। ये कटना तो पहले रुके। इधर क्या होता है, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाता है, चर्चिल हार जाता है। 1945 की घटना है। चूंकि क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी का था, ये सहानुभूति थी भारतीयों के लिए और साथ ही साथ विश्व का दबाव पड़ रहा था। तो क्लेमेंट एटली ने कह दिया, क्या ये 20 फरवरी 1947 घटना घोषणा कर देता, क्या घोषणा कर देता है कि जून 48 तक भारत को आजाद कर देंगे। नतीजा क्या होता, और पहले ही आजाद कर देते, 15 अगस्त 1947 को ही आजाद कर देते हैं। तो भगदड़ मच गई। उसमें क्या कह दिया कि भारत के विभाजन, एक माउंटबेटन प्लान बनाया गया जिसका नाम है क्या, बाल्कन प्लान, गोपनीय योजना थी। उसमें भारत का विभाजन था और सत्ता हस्तांतरण था। उसमें कहा गया जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहे आ सकते हैं, जो लोग भारत से पाकिस्तान जाना चाहे वो जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और पाकिस्तान में मुसलमानों ने, वहां जो कट्टर मुसलमान थे वो हिंदुओं को काटना शुरू किया। क्यों काटना शुरू किया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राइट चल रहे थे उस समय, और साथ इसलिए भी काटना शुरू कर दिया कि इनके घर, इनकी खेती ये हमको मिल जाएगा। और नतीजा क्या हुआ, यहां भी हिंदू मिलकर के काटने लगे मुसलमानों को। बड़ा अजीब दृश्य प्रस्तुत हो गया। ट्रेनें जो आती थी लाश भर भर के आती थी, बड़ा अजीब दृश्य होता था। फिर यहाँ के मुसलमान बहुत से भाग करके कहां जाने लगे, कुछ तो काटे जा रहे थे इसलिए भाग रहे थे, कुछ ऐसे भाग रहे थे उनको कोई नहीं बोल रहा था, गांव वाले कोई नहीं बोल रहा था, तभी भागे चले गए। क्यों, वो मुसलमान हैं, वो हमारे भाईजान हैं, वो हमको गले लगा लेंगे। नतीजा क्या हुआ, जब यहाँ के मुसलमान वहां गए तो वहां के मुसलमानों ने क्या किया, जूता निकाल के मारना शुरू किया। क्यों मारना शुरू किया, क्योंकि मुसलमान थे, नहीं मारना चाहिए, स्वागत करना चाहिए फूल माला के साथ। कोई किसी का नहीं होता, जमीन एक ऐसी चीज होती है, कोई किसी का नहीं होता, कहीं मुसलमान नहीं है। आज विश्व में सबसे ज्यादा मुसलमान को कौन मार रहा, मुसलमान मार रहे हैं, पूरे विश्व में देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के मुसलमान जो हिंदुस्तान के मुसलमान गए थे उनको बहुत मारना शुरू किए, इसलिए मारना शुरू किए, यही आएगा तो हिस्सा बंटवाएगा जमीनों का, घरों का, इसलिए भगा दिया जाए इसको। भारतीय संविधान में एक अलग से आर्टिकल जोड़नी पड़ी। बताइए भारत के लोग कितने लिबरल थे, एक अलग से आर्टिकल कैसी जोड़ी गई। हम लोग जानते हैं जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उनको तो नागरिकता हम लोग दे दिए। समस्या ये भी आ गई क्या, जो लोग यहां से पाकिस्तान गए और वहां के लोगों ने मारना शुरू कर दिया और फिर वापस भाग करके आए, उनके लिए क्या किया जाए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे भारतीयों ने, हमारे हिंदू मुसलमानों ने मिल करके एक अलग आर्टिकल जोड़ दिया भारतीय संविधान में, जिसको जोड़ा गया सेवन। सेवन क्या कहता है कि जो लोग यहां से पाकिस्तान गए और किसी कारण से दुराचार से चाहे जैसे भाग के पुनः वापस आ जाते हैं तो उनको भी हम नागरिकता दे देंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो मुसलमान थे, क्यों भाग के गए, क्या था, हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, वो भी अपने। जब विभाजन नहीं होता तब भी अपने थे, अब भी अपने हैं, कोई द्वेष नहीं, वहां जा रहे हैं, बिल्कुल नागरिकता दिया जाएगा। तो संविधान में स्थान दिया गया। ऐसा विभत्स प्रस्तुत कर दिया जिन्ना ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। जब भारत का विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान में, तो बहुत से मुसलमान वहां गए। जिन्ना आदमी जब जा रहा था तो अपनी बेटी से कहा, एकमात्र बेटी थी जिसका नाम था दीना, दीना नाम था, एकमात्र बेटी जो बंबई में रहती थी, कि चलो पाकिस्तान चलते हैं। बेटी ने कह दिया, हम नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान ही रहेंगे, आप कभी किसी का नहीं सुने, हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा अपनाते रहे। इस नतीजे से क्या हुआ, हमेशा आपका तिरस्कार होता रहा और मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं हिंदुस्तान ही रहूंगी। और आज ही मैं बता दूं, वो उस लड़की यानी जो दीना
जो लड़की जिन्ना की एकमात्र लड़की थी, उसका परिवार बंबई में बहुत अच्छा कारोबार करके वहां जीवन यापन कर रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, मैं बता देता हूं, जिन्ना क्या हुआ, इस प्रकार से टूट गया, हर जगह टूट गया, क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा था। साथ कौन दे रहा था? जो कट्टर टाइप के थे, जो पागल टाइप के थे, जो बदमाश टाइप के थे, वो साथ दे रहे थे। समझदार कभी उसका साथ नहीं दिए, उनका अपना परिवार नहीं साथ दिया। जब आदमी चला गया पाकिस्तान, तो ये समझ सकते हैं, न माता है न पिता है, कोई साथ नहीं, अकेले ये टूट गया। कई बार तो रोता था, एकदम परेशान होता था। ये बीमार पड़ गया आदमी, और टीबी तो इसको हो ही गया था। स्वयं को गवर्नर जनरल घोषित कर दिया, लियाकत अली को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। लियाकत अली को बड़ा विश्वसनीय आदमी समझता था। नतीजा क्या हुआ, जब ये बीमार लगने लगा गवर्नर, तो गवर्नर क्यों घोषित किया? जैसे अंग्रेज जो गवर्नर होते थे बड़ा शक्ति रखते थे, इसने सोचा हम गवर्नर रहेंगे, बड़ी शक्ति रहेगी। नतीजा क्या हो, जब बीमार हो गया, काम नहीं कर पा रहे हो, तो कौन सी शक्ति, तो शक्ति का उपयोग कौन करने लगा? लियाकत अली जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब गंभीर रूप से बीमार पड़ गया जिन्ना, जब लियाकत अली प्रधानमंत्री के हैसियत से मिलने जाते हैं, किससे? जिन्ना से, तो उस समय जिन्ना बहुत नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ कि जिन्ना के जो डॉक्टर हुआ करते थे, इलाहिब्स नाम है, उन्होंने क्या बताया कि जिन्ना ने बहुत डांटा। क्या? इतना डांटा कि नफरत करने लगा कि इस देश को मैंने बनवाया है, तुमने तो बनवाया नहीं है। बहुत डांटते, नफरत करने लगते हैं। और वहीं पर जिन्ना ने स्पष्ट रूप से कह दिया, इतना परेशान हो गया इन लोगों से, अपने घर वालों से और लियाकत अली से, जितने भी उसके नीचे अधिकारी, सबसे इतना ज्यादा परेशान हो गया। एट लास्ट वो क्या कहता है, कौन बताता है? जिन्ना का डॉक्टर ने बताया कि हमने ये देखा कि जिन्ना ने क्या बोला है लियाकत अली से। जिन्ना ने बोला कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने किया है पाकिस्तान बना करके। एट लास्ट उसको ही पता चल गया मरने से पहले कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, पूरी दुनिया देख रही है। आज भीख मांग रहा है, वो भीख भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। विश्व में 57 मुल्क है मुस्लिम राष्ट्रों का, केवल एक मुल्क साथ देता है, कौन? तुर्की। एक और मुल्क साथ दे रहा था, आप लोग जानते होंगे, कौन? मलेशिया। मलेशिया के लोगों ने प्रधानमंत्री को ही हटा दिया। इस तरीके से एकमात्र देश तुर्की साथ देता है। जब इस्लामिक देशों का सम्मेलन होता है तो उसका अध्यक्ष भारत को बना दिया जाता है। सोचिए क्यों? क्योंकि जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं, उससे ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान को जिस हालात पर उसने छोड़ दिया, आज फायदा कौन उठाता है? सेना के लोग देश को लूटते हैं। और जितने भी जनरल आप उठा के देखिए, वो विदेशों में मकान बनाए हैं, आलीशान मकान। वो जानते हैं समस्या आनी है, इसलिए विदेशों में मकान बनाए हैं। आप पता तो करिए। और मैं बताऊं, पाकिस्तान की हालचाल दुनिया में ये हो गई है, दिन रात वो परेशान रहता है, और खुद भी परेशान रहता है, दूसरों को परेशान करता है। मैं अगर मुसलमान की बात करूं, हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल है। अगर कभी संदेह होता है तो कोई मुसलमान कहीं मुस्लिम राष्ट्रों में जा करके देखे, यहां जैसी आजादी कहीं दुनिया में नहीं है, यहां जैसा सुकून कहीं दुनिया में नहीं है। वो लगता है। माँ की कीमत तब समझ में आती है, कब? जब बच्चा मां से दूर हो जाता। कभी दूर जाके देखिए तो पाकिस्तान को उस स्थान पर ले आकर डाल दिया जिन्ना ने कि वहां के मुसलमान भी सोचते कहां हमको फंसा दिया। लेकिन वहां के मुसलमानों का हालचाल ये हो गया है। मैं एक उदाहरण दूं, एक लड़की की शादी हुई, बहुत संपन्न घराने की लड़की थी। बहुत संपन्न घराने में शादी होती है। यहां पर जब आती है तो लड़के से क्या कहती है कि ऐसा करते हैं, एक अलग हम फ्लैट बनवा दे रहे हैं, बहुत बड़ा मकान बनवा दे रहे हैं, हम लोग यहां भी रहेंगे वहां भी रहेंगे। लड़का क्या था? लड़का बेवकूफ टाइप का था, और उसने कहा ठीक है बनवा दो।
नतीजा क्या हुआ, बनवा दिया, लड़का लड़की रहने लगे। जब यहाँ झगड़ा करके आए थे, यानी सास ससुर से झगड़ा करके आई, माता पिता झगड़ा करके आ गए, सब यहाँ रहने लगे। और नतीजा क्या हुआ, जो भी रहते हैं, लड़की क्या की, कहाँ रहने लगी, मायके रहने लगी। क्यों मायके रहने लगी मुझे पता नहीं। और इस लड़के की हाल चाल ऐसा है कि बीबी साथ नहीं है, माता पिता के पास जा नहीं पा रहा है, क्योंकि अजीब तरीके झगड़ा करके आ चुका है। तो वही हाल चाल पाकिस्तान का हो गया है। वो कह नहीं सकते कि हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, क्योंकि कह ही नहीं सकते। हम बहुत मन में सोचते होंगे, यार हिंदुस्तान के मुसलमान तो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का क्या हाल चाल है। दिन रात सोचते रहते हैं, आज तो ठीक है, कल क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा। हिंदुस्तान के मुसलमान माला माल हैं, उनसे ज्यादा खुशहाल हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहीं कुछ दिक्कत आती भी है तो तुच्छ नेताओं के स्वार्थ से आती है, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, अन्यथा जनता में कोई द्वेष नहीं है। मुहर्रम में जितना मुसलमान होते हैं उससे ज्यादा आज भी हिंदू होते हैं। ताजिया उठाने वाले आप उठा के देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा हिंदू ही मिलेंगे आज भी। तो जनता में, अवाम में कोई द्वेष नहीं है। कलह पैदा करने वाले निजी स्वार्थ के लोग होते हैं, जिन्ना ने इसी तरीके से पाकिस्तान को बनवा दिया। आज वो कलह बना हुआ है, लोग परेशान हैं। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा, जब भी कोई काम करें सोच समझ के करें, अगर किसी का अनुकरण भी करें सोच समझ के करें। और जिन्ना ने, जो जिन्ना नहीं बल्कि जिन्न था, कैसे फंसा दिया हिंदुओं को, मुसलमानों को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, सबको फंसा के रखा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या, जो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं क्या, जिन्ना ने सही किया, वास्तव में जिन्न की ही औलाद है। ठीक है, धन्यवाद, आगे भी हम लोग देखेंगे।